अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको अपने पाकिस्तान से कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस के सिलसिले में अब तक का जितना भी खर्चा हो चुका है वो सारा बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रूफ ऑफ फंड्स के हवाले से बताया था कि कितने चाहिए होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको अब तक जितने पैसे खर्च हुए हैं वो सारे बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको मेरी ट्रजेक्ट्री समझना भी ज़रूरी है कि जब मैंने अप्लाई किया था तब मेरे क्या सर्कमस्टांसेस थे और फिर बीच में क्या क्या होता रहा जिसकी वजह से क्या क्या एक्सपेंसेस आए, क्योंकि उन सारों का इफ़ेक्ट पड़ता है टोटल आपका कितना खर्चा होता है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप कनाडा की शहरियत हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से रहते हुए, प्रोसीजर क्या होता है वो भी आपको वीडियो बाय वीडियो गाइड करता रहूँगा। और साथ ही हम इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह कनाडा मूव होने वाले हैं। तो कनाडा में हम कैसे सेटल होंगे, क्या क्या होगा, किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, सारे चैलेंजेस आपके साथ शेयर करेंगे, इसीलिए आप हमारा कनाडा को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए बात मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे कितने पैसे खर्च हुए। सबसे पहले तो मैं सिंगल था जब मैंने कैनेडियन पीआर के लिए अप्लाई किया था, और बुनियादी मोटिवेशन क्या थी पीआर के लिए अप्लाई करने की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने ग्रेजुएट किया था ना, यानी मैंने इंजीनियरिंग डिग्री ली थी बैचलर्स की, उस वक्त मैंने ये सोच रखा था कि मैं मास्टर्स करूँगा और मैं बाहर के मुल्क से मास्टर्स करूँगा। यानी कि यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, कहीं से भी बाहर के मुल्क से मास्टर्स करूँगा। ज़्यादा सेंस तो नहीं थी, यही पता था कि बाहर की एजुकेशन की वैल्यू ज़्यादा है, और मेरे जितने कोर्समेट्स थे उनमें से मेजॉरिटी बाहर से मास्टर्स करने जा रहे थे। इसी वजह से मैंने भी सोचा हुआ था कि मैं बाहर से ही मास्टर्स करूँगा। अब बाहर से मास्टर्स जब आप करते हैं तो एज अ पाकिस्तानी आपको जो फीस चार्ज होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ले लें, कनाडा ले लें, यूके ले लें, जो भी ये मेन मेन कंट्रीज़ है जिधर लोग मास्टर्स करने जाते हैं अपनी फील्ड्स में। तो ऐसे था उस वक्त बैक इन 2010 ऑलमोस्ट, जब मैं कंसिडर कर रहा था बाहर से मास्टर्स करने का, कि इजीली 35 से 40 लाख रुपया लगता था पाकिस्तानी एक साल के मास्टर्स पर। और वो उस वक्त की बात थी, यानी 2009-2010 की। अब की बात करें तो मैं समझता हूँ कि आसानी 55-60 लाख रुपया कहीं नहीं गया अगर आपने एक साल का मास्टर्स भी करना है बाहर से। तो दरअसल मास्टर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा चार्ज की जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आप सिटीज़न बन के मास्टर्स करते हैं या परमानेंट रेजिडेंट बन के मास्टर्स करते हैं तो समझ लें कि आपको एक चौथाई फ़ीस अदा करनी पड़ती है सिर्फ। तो मेन मोटिवेशन पीआर लेने की ये थी कि मैं पहले पीआर बन जाऊं, मतलब ऑस्ट्रेलिया का बन जाऊं या कनाडा का बन जाऊं। ज़ाहिर है उन्हीं कंट्रीज़ का कंसीडर कर रहा था जो आमतौर पे अपनी पीआरस ओपन करते हैं, उनमें सरे फहरिस्त यही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ही हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि पहले मैं पीआर बन जाऊं और पीआर बन के फिर मैं मास्टर्स करूं, ताकि मुझे सस्ते में मास्टर्स करने मिल जाए और डिग्री मेरे पास वैल्यूएबल हो जाए, और फिर वहीं पर जॉब कर लूँगा, या वो बात की बात है, देखा जाएगा कि कैसे करना है, उधर रहना भी है या नहीं रहना। मेनली इट वॉज फॉर डूइंग मास्टर्स स्पेशलाइजेशन। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ इनिशिएट की थी शुरू में। और पहली दफ़ा जब मैंने अप्लाई किया था तो वो 2014 में था, और उस एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में 2 साल लगे थे, और एंड में मेरा केस रिजेक्ट हो गया था। अगर आप चाहेंगे कि एक वीडियो बनाकर आपसे अपनी रिजेक्शन की रीज़न शेयर करूं तो नीचे कमेंट करें कि बिलाल भाई आप पहली दफ़ा जब अप्लाई किया था तो क्यों रिजेक्ट हुए थे, वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, तो वो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। खैर, फिर मैंने दुबई से अप्लाई किया था 2018 में दूसरी दफ़ा कनाडा की पीआर के लिए। तो सबसे पहले मेरे आइल्स में पैसे लगे थे, जो अब आज की तारीख में अगर आप देते हैं तो तकरीबन 42,500 रुपये हैं। सबसे पहले आइल्स के पैसे लगे, और एजुकेशनल इक्विवेलेंस निकालने के पैसे लगे। खैर वो मेरी पिछली वाली ही चल गई थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करने के दौरान जो 2014 में निकलवाई थी, उस वक्त लगभग 15-20 हज़ार रुपये पाकिस्तानी लगा था। तो वही वाली वैलिड थी, वही चल गई थी मेरी। ये दो पैसे लगे, साथ में मुझे एप्लीकेशन फ़ीस अदा करनी थी जो 2018 में मैंने अप्लाई की थी।
पे की थी, लगभग 1.25 लाख रुपया थी उस वक्त, वो अब बढ़ गई हुई है। ये 3 एक्सपेंसेस हो गए शुरू के। फिर मैंने जब शादी की और उनको बताया कि अब मैंने शादी कर ली है, तो उन्होंने कहा कि अब वाइफ को भी हम आपकी एप्लीकेशन में इंक्लूड करेंगे। $550 वाइफ के उस वक्त उन्होंने मेरे से लिए एप्लीकेशन में, उसको भी प्रोसेस करने का, जो अब आज की तारीख में पाकिस्तानी लगभग 99,000 रुपये बनते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे 2-3 महीने के बाद राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ी मांगी, जो कि तकरीबन $980 थी उस वक्त। अब आप अगर देखेंगे तकरीबन ये 1.5 लाख रुपया बनता होगा। तो मतलब कि तब तक के कितने एक्सपेंसेस हो गए? आइल्स की फ़ीस, एजुकेशनल इक्विवेलेंस की फ़ीस, शुरू में जब अप्लाई किया तो उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने की फ़ीस, फिर जब शादी कर ली तो वाइफ को एप्लीकेशन में डालने की फ़ीस, और फिर राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ीस, ये चीज़ें चार्ज होगी। उसके बाद फिर कोविड आ गया, 2-3 साल बाद उन्होंने फिर दोबारा मुझसे रब्ता किया। फिर मैंने उनको ये भी बीच बीच में बताता रहा, जब जब मेरे बेटियां पैदा हुई कि इनकी पैदाइश हुई है, फिर उन्होंने उनको मेरी एप्लीकेशन में डालने की फ़ीस चार्ज की, जो तकरीबन 1 लाख रुपया अगेन बन गया। उसके बाद हमें मेडिकल करवाने के पैसे देने पड़े, जो तकरीबन 75,000 रुपये थे। और आखिर में फिर अब ये पासपोर्ट रिक्वेस्ट्स आई, और फिर हमने अपने पासपोर्ट्स प्रोसेस करवाए, और उसमें वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस लगी। मतलब कि जब हमने पासपोर्ट्स दिए पाकिस्तान में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को, तो जो उनमें स्टैम्प्स लग कर आई, उनकी डिलीवरी फ़ीस वगैरह हमें तकरीबन 18,000 रुपये चार्ज हुई। तो ये थे वो टोटल एक्सपेंसेस आउटसाइड ऑफ प्रूफ ऑफ फंड्स जो आपको शो करने होते हैं। तो अगर मैं इसको समअप करूं तो ये कुल मिला के तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया बनता होगा। और अब आज की तारीख में अगर आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करते हैं तो यकीनन आपको लेटेस्ट फ़ीस देखनी पड़ेगी कि हर प्रोसेस की क्या है। यानी शुरू में जब आप की एप्लीकेशन प्रोसेस होती है उसकी क्या फ़ीस है, अब अगर आप स्पाउस को इंक्लूड करें अपनी एप्लीकेशन में तो कितने डॉलर्स चार्ज होंगे। उस वक्त तो 550 हुए थे। अब राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ी क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब आपके डिपेंडेंट्स को इंक्लूड करने की क्या फ़ीस है, तो वो क्योंकि अपडेट होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, तो इस वजह से आपको लेटेस्ट देखना पड़ेगा। बहरहाल मेरा क्योंकि केस 2018 से चल रहा था, तो मेरे इस केस में टोटल कोई 6 से 7 लाख रुपया लगा है आउटसाइड ऑफ प्रूफ ऑफ फंड्स। अच्छा, अब प्रूफ ऑफ फंड्स की बात कर लेते हैं। जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त मैं सिंगल था, मेरी शादी नहीं हुई थी, और उस वक्त सिंगल बंदे को अप्लाई करने के लिए तकरीबन 10,000 कनेडियन डॉलर शो करने होते थे प्रूफ ऑफ फंड्स, कि आपके पास इतने पैसे हैं। तो वो मैंने बैंक स्टेटमेंट शो की थी उनको। और अब अगर आप एज अ सिंगल पर्सन भी अप्लाई करते हैं तो आपको तकरीबन 13,000 कनेडियन डॉलर्स शो करने पड़ते हैं। अगर आप 2 बंदे अप्लाई करते हैं, आपने फ्रेशली शादी की है, 2 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको तकरीबन $16,500 शो करने होंगे। अब तो खैर हम 4 बंदे हो गए हैं, तो हमें और भी ज़्यादा शो करने पड़ेंगे सेटलमेंट फ़ंड्स जब हम वहाँ पर जाएंगे, जो कि तकरीबन $24,500 हैं कनेडियन। अच्छा, जब मैंने अप्लाई किया था 2018 में शुरू में, तो मैं सिंगल था, तो मैंने $10,000 शो करने थे। तो उसके हवाले से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने बैंक स्टेटमेंट अपनी शेयर की थी, जो उस वक्त के पाकिस्तानी रुपी के कनेडियन डॉलर्स की करेंसी में एक्सचेंज करने के बाद तकरीबन 15 लाख रुपए या 14.5 लाख रुपए के इर्द गिर्द बनते थे, कि इतने मुझे शो करने थे पाकिस्तानी रुपीस। वो मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो की। बैंक स्टेटमेंट मैंने शो की थी उनको ऑलमोस्ट 2018 जनवरी की, और वो स्टेटमेंट शुरू हो रही थी जुलाई 2017 से। मतलब कि इतने मंथ्स की मैंने ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट शो की थी। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था 2014 में, तब भी मैंने बैंक स्टेटमेंट शो की थी उनको, लेकिन उसके हवाले से उन्होंने मेरे से कोई इंक्वायरी नहीं की। ये उन तक होता है कि वो इंक्वायरी करें या ना करें। लेकिन अब जब मैंने सेकंड टाइम अप्लाई करते हुए बैंक स्टेटमेंट उनको शो की थी, तो उन्होंने मुझसे लेटर में ये डिमांड किया था कि मैं उनको बताऊं कि ये फ़ंड्स कहाँ से आए हैं,
और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करूं। यानी जब उन्होंने मुझे राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ी मांगी थी $980, उसी लेटर में उन्होंने ये भी डिमांड किया हुआ था कि आपने जो पहले हमारे साथ प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए बैंक स्टेटमेंट शेयर की थी उसको आप प्रूव करें कि पैसे कहाँ से आए थे, और आप उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हमें दें। तो मतलब कि दे कैन आस्क फॉर दिस ऑल्सो। तो मैंने बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का वो उनको जवाब, कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जवाब दिया था, एक एक ट्रांजैक्शन ट्रेस करके कि कहाँ से पैसे आए और कैसे मतलब कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो सारा मैंने उनको प्रूव किया था। मतलब उसके लिए हालांकि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि जब वो पैसे आ रहे थे तब इवन मैंने सोच भी नहीं रखा था कि मुझे बाद में कैनेडियन इमिग्रेशन को शो करना पड़ेगा प्रूफ, क्योंकि स्टेटमेंट थी लास्ट 6 मंथ्स से शुरू हुई हुई, यानी ऑलमोस्ट अप्रैल 2017 से शुरू हुई हुई। और मैंने जब दूसरी दफ़ा कैनेडियन पीआर अप्लाई करने का सोचा था, दैट वाज इन नवंबर 2017। तो मैं कोई एविडेंस कलेक्ट करता नहीं आ रहा था अपनी ट्रांजैक्शंस का फ्रॉम 2017 ऑफ अप्रैल। बहरहाल इत्तफाकन ही, क्योंकि जो भी पेमेंट्स मैं प्रोसेस करता था दुबई से पाकिस्तान भिजवाता था, क्योंकि मैं उस वक्त दुबई में होता था, दुबई में जॉब कर रहा था, तो वहाँ से जो भी मैं पाकिस्तान में फ़ंड्स रिमिट करता था उनकी रसीदें कभी कभार मैं पिक्चर्स ले लेता था। उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हुई, कुछ मेरे पास हार्ड कॉपीज़ में स्लिप्स पड़ी हुई थी। तो मैंने पूरा एक लेटर लिखा जिसमें मैंने उनको बताया कि फ़लाँ फ़लाँ डेट को फ़लाँ फ़लाँ ट्रांजैक्शन मैंने की, जो मैंने दुबई से अपने इस पाकिस्तान के बैंक में भिजवाए थे पैसे, ये उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। उस वक्त मैं सोच नहीं रहा था कि मुझे चाहिए होंगे, तो इनफॉर्मल सी पिक्चर्स हैं मेरे पास, वो पिक्चर्स मैंने एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बिकॉज वो एवर यू कैन कलेक्ट एंड शो देम एज प्रूफ, वो आपको फिर करना पड़ता है, तो वो मैंने उनको शो की थी। अब उसमें कुछ ऐसी पेमेंट्स थी जिनका मुझे जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज़ का आप एविडेंस नहीं कलेक्ट कर रहे होते हो। और मेरे फादर के साथ मेरे कुछ इस तरह से थे सिस्टम्स के, समटाइम्स मैं उनके भी बैंक में भिजवा देता था और फिर वो मेरे बैंक में भी ट्रांसफ़र करते थे। तो वो चीज़ें भी मैंने शो की कि वो फिर मैंने गिफ्ट डीड बनवाया था। और गिफ्ट डीड में लिखा होता है, उसकी एक प्रॉपर वर्डिंग होती है। गिफ्ट डीड आप सोच रहे होंगे अगर आपको बनवाना हो तो कैसे होगा, तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टैम्प फ्रोश होते हैं इनके पास आप जाएंगे तो गिफ्ट डीड्स के पहले से इनके पास फॉर्मेट्स बने हुए होते हैं। तो आप अपने प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए बैंक स्टेटमेंट में अगर आप किसी से पैसे लेते हैं, या समझ लीजिए कि किसी ने आपके पैसे देने हैं, समटाइम्स पीपल हैव टेकन लोन फ्रॉम यू और फिर वो वापस करते हैं, आपके बैंक में आते हैं पैसे, तो अगर आपको और कुछ समझ नहीं आती आप एटलीस्ट गिफ्ट डीड बनवा लें। और ताकि गिफ्ट डीड में ये लिखा हुआ होता है कि ये पैसे मैंने इस बंदे को दे दिए और अब इन पर मेरी कोई ऑनरशिप नहीं है, और मैंने इसके साथ रिश्ते की वजह से या इसकी फ्रेंडशिप की वजह से इसको मैंने पैसे दे दिए, ये दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू हिम और हर। तो ये आपको गिफ्ट डीड एहतियातन बनवा लेना चाहिए अगर आपके अकाउंट में कहीं से पैसे आते हैं एंड देर इज़ नो अदर वे टू प्रूव कि वो पैसे कहाँ से आए। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी से नहीं आए या कुछ बेच कर नहीं आए, तो फिर देन दे हैज़ टू बी एटलीस्ट अ गिफ्ट डीड। तो वो तक मैंने साथ में अटैच किया एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अपने कंपनी की पे स्लिप्स पाकिस्तान भिजवाने का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और उसके अलावा गिफ्ट डीड, सारा कुछ मैंने उनको बनाकर भेजा। और एक एक जो ट्रांजैक्शन जिस जिस डेट को हुई थी मेरे बैंक स्टेटमेंट में, उस सारे को एक्सप्लेन किया कि ये मेरे दुबई से आए थे, ये मैंने प्लॉट बेचा था वहाँ से आए थे, और ये जो है ये गिफ्ट डीड के हैं, वो सारी चीज़ें मैंने करके उनको भेजी थी। तो फिर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो कहने का मकसद ये है कि समटाइम्स इट कैन हैपन कि जब आप प्रूफ ऑफ फंड्स शेयर करते हैं तो वो आपसे सोर्स भी पूछ सकते हैं कि एक एक ट्रांजैक्शन हमें एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे हुई कैसे नहीं हुई, और आपको सारी चीज़ें बड़ा ऑनेस्टी के साथ और डिटेल के साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज इफ़
कोई सी भी लूप होल रह जाता है या कोई ब्लैंक्स या ग्रे एरियाज रह जाते हैं, तो फिर दे माइट कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, लाइक इट हैपेंड विद मी द फर्स्ट टाइम आई अप्लाइड। और फिर इंटरव्यू जब आप कॉल किए जाते हो तो समझ लीजिए कि दैट कैन बी अ येस और अ नो, 50-50 चांसेस होते हैं। और इंटरव्यूज़ में ज़्यादा चांसेस नो के होते हैं, समझ लीजिए कि 60-40 चांसेस होते हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे कह रहा हूँ, ये कि मैंने कहीं पर लिखा हुआ नहीं पढ़ा। तो जितना आप डिटेल से आंसर दे सकेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगी। और इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी तो स्मूथली आपका सारा प्रोसेस चल जाएगा और आपको आपकी पीआर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी होंगी कि कैसे कितने कितने पैसे चाहिए होते हैं, कितना पैसा मेरा लगा, और कितना आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना होता है, प्रूफ ऑफ फंड्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उनको आपने कैसे करना है टैकल। तो वो सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब हमारा कनाडा, और कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।